हम पढ़ रहे हैं वायुमंडल का संघटन और उसके बाद में आगे बढ़ते हुए हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। CO2 के बाद में उससे जुड़ी हुई एक और कंसेप्ट है, वो है ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोब का मतलब यहाँ पर पृथ्वी से है, वार्मिंग का मतलब गर्म हो रही है, पृथ्वी गर्म हो रही है। कैसे गर्म हो रही है, क्यों गर्म हो रही है, छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन प्रश्न आता है इसका, कई बार बड़ा भी आता है, कई बार छोटा भी आ जाता है। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है, तो वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए हम इसको सिस्टमेटिकली समझते हैं क्या है कि जब धरती की सतह CO2 की अत्यधिक मात्रा के कारण, याद रखना आप, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए इसको, हाँ, जब धरती की सतह मतलब जो सरफेस है इसका ऊपरी हिस्सा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस की बहुत ज्यादा मात्रा जब हो जाती है, अत्यधिक मात्रा, जब अमाउंट इसका ज्यादा हो जाता है अत्यधिक मात्रा के कारण, सामान्य से अधिक गर्म हो जाती है, सामान्य से अधिक गर्म हो जाती है, अधिक गर्म हो जाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। भूमंडलीय तापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन क्या है, किसकी वजह से होता है, CO2 गैस की जब मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब ये चीज आपके सामने आती है। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए ये आपका अर्थ सरफेस है, धरती की जो है ऊपरी सतह है। अब होगा क्या, ये सन है, जब सनलाइट यहां पे आती है तो यहां से वापस रिफ्लेक्ट होकर ऊपर भी जाती है, वापस वायुमंडल में प्रवेश करती है। इसको ध्यान से समझना, ये आपका वायुमंडल है, जिसको आप पतली चादर कहते हैं, वायु की पतली चादर। यहां पर पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, यहां पर CO2 होती है, ये CO2 गैस का जमाव यहां पर ज्यादा होता है। अब होता क्या है, ये जो रेज आती है, सनरेज, सूर्य की किरणें, ये सनरेज है, सूर्य की किरणें, ये जब यहां पे आती है तो इसका कुछ हिस्सा ये कार्बन डाइऑक्साइड इसको सोख लेती है, जिससे धरती क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। ये बात ध्यान रखना। लेकिन जब CO2 का लेवल और बढ़ जाता है, जब CO2 का लेवल और बढ़ेगा तो जो गर्मी है उसके अमाउंट में भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी, तो गर्म से हो गया ये अत्यधिक गर्म। तो दो चीजें यहां पर आपको समझनी है, CO2 का अमाउंट जितना बढ़ेगा उतना धरती ज्यादा गर्म होगी, और यही ग्लोबल वार्मिंग है। इसको आपको इस तरह से समझना है। तो हम इसको आगे लिखते हैं कि जब आवश्यकता से अधिक जमीन की सतह पर CO2 का जो लेवल है, जो अमाउंट है, वो बढ़ जाता है। जब CO2 की मात्रा आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है तो पृथ्वी जो है वो अधिक गर्म हो जाती है, धरती का तापमान अधिक बढ़ जाता है। सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उसको CO2 रोकती हैं, लेकिन जब CO2 का अमाउंट बढ़ जाएगा तो सूर्य की किरणों का जो ठहराव है वो भी ज्यादा होगा, तो धरती जो है ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगी। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ग्लेशियर है, जो बड़े बड़े हिमखंड हैं, वो पिघल जाते हैं। बर्फ के बड़े बड़े जितने भी आप शिलाखंड कह सकते हैं, पर्वत है, वो वहां पर ज्यादा पिघलने लगते हैं। तो इसको हम लिखते हैं, देखिए कैसे, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर, जिसको आप बड़े बड़े हिमखंड कहते हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं या पिघलते हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे क्या होगा, वो वहां से पिघल करके पानी कहां आएगा, सीधा नदियों में आएगा, नदियों के माध्यम से समुद्र में आएगा, जिससे नदियों में बाढ़ आने और समुद्र के जल स्तर बढ़ने का खतरा बनता है, जिससे नदियों में बाढ़ आने, फ्लड, नदियों में बाढ़ आने तथा
समुद्र का जल स्तर, समुद्र का जल स्तर बढ़ने का खतरा बना रहता है। यह चीज बहुत झेल रहा है अभी विश्व समुदाय। तो ग्लोबल वार्मिंग इसलिए हम कहते हैं कि भाई जो ईंधन है उसका सोच समझ करके इस्तेमाल कीजिए, जो फैक्ट्रीज है उसका जो धुआं है उसको कम कीजिए, दूसरे जो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज है उसका यूज कीजिए। वो इसी वजह से, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है उसको हम कम करें और ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से हम बाहर आ जाएं। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता क्या है? ग्लोबल वार्मिंग से जलवायु परिवर्तन होता है, जिससे कई जो पौधे हैं या कई जो प्राणी हैं उनके जीवन पर संकट भी आ जाता है। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से जलवायु परिवर्तन होता है। जलवायु परिवर्तन होता है जिसके परिणाम स्वरूप, इसके एवज में क्या होगा? जिसके परिणाम स्वरूप अनेक पौधों तथा प्राणियों के जीवन पर संकट मंडराता है, उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है। यह है ग्लोबल वार्मिंग का जो बैड इफेक्ट कह सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग आपके इतना ही दिया हुआ है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की। छोटा सा एक टर्म है ग्रीन हाउस इफेक्ट, पहले इसको लिखिए, लेकिन उसको पहले समझ लीजिए। हमने पहले पढ़ा कि ग्लोबल वार्मिंग होता किससे, कि CO2 गैस की जो मात्रा है वो ज्यादा बढ़ जाती है। धरती ज्यादा गर्म हो रही है जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। होता क्या है, कैसे होता है, मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। सूरज की किरणों का ठहराव जमीन की सतह पर ज्यादा हो जाता है, वो भी CO2 के कारण, जिसके कारण से ग्लेशियर्स पिघलते हैं, तो नदियों में बाढ़ आती है, समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ने लगता है। और ग्लोबल वार्मिंग से जलवायु, क्लाइमेटिकल चेंज, जो जलवायु परिवर्तन कहते हैं आप, उससे पौधों और प्राणियों के जीवन पर भी संकट पैदा हो सकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरी एक जो गैस है ऑर्गन। मैं यहां पे लेता हूं ऑर्गन। ये ऑर्गन, यहां पे ऑर्गन का जो प्रतिशत है वो है 0.93%। ये ध्यान रखना है। ऑर्गन का प्रतिशत कितना है? 0.93%। उसके अलावा धूल के कण है, जल वाष्प है। तो यहां पर इसका जो संगठन है वो पूरा होता है। कुछ जो गैसेज है जिसके प्रतिशत आपको याद रखना है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑर्गन 0.93%। इसके अलावा धूल के कण है, जल वाष्प है, और भी बहुत सारी गैसें हैं जो अन्य गैसों में आती हैं। ये सारी चीजें हैं, लिखिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। और जो अगला छोटा सा टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट की। अब एक छोटा सा प्रश्न आता है कई बार कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो गैस, किस गैस के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है? तो उसका भी उत्तर वही है जो आपने ग्लोबल वार्मिंग के लिए बताया था। ये जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वही ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब यही है कि पृथ्वी को गर्म रख करके उसके हिसाब से इफेक्ट प्रदान करना, इफेक्ट पैदा करना। देखो इसमें लिखा है, क्योंकि ये वायुमंडल में फैलती है कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में फैलकर सूर्य की जो गर्मी है, सूर्य की ऊष्मा है, उसको पृथ्वी पर रोकती है, जैसा मैंने पहले चित्र में बताया था, जिसको ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। आपके इतना प्रश्न नहीं आता, आपके सीधा सिंपल सा क्वेश्चन आता है, किस गैस की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है या ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद में छोटा सा टॉपिक है वायु चक्र। जैसा आप जल चक्र पढ़ते हैं, शैल चक्र पढ़ा था, वैसे ही एक है वायु चक्र। हवा जो है वो एक साइकिल के रूप में, एक चक्र के रूप में चलती है। कैसे चलती है हम इसको समझेंगे। देखिए, जब वायु गर्म होगी तो वो ऊपर उठेगी, इस बात को हमें समझना है। मान लीजिए ये धरती की सतह है, ये आपके सन है, ठीक है। अब हमेशा देखिए वायु गर्म होगी तो
धूप की वजह से ही होगी, कोई आप वहां पे ज्यादातर उसको और किसी और हिसाब से ज्यादा गर्म नहीं कर सकते हैं। तो धूप की वजह से ये जो हवा है वो ऊपर उठेगी, गर्म हवा ऊपर उठती है। तो जैसे ही गर्म हवा ऊपर उठेगी तो वायुमंडल में जो आर्द्रता वाली हवा है, ठंडी हवा है, वो इसका स्थान ले लेगी, ये ठंडी हवा। तो इस तरह से एक साइकिल चलता है, फिर वो वायु ऊपर होकर वापस ठंडी हो जाती है, वापस नीचे आती है, ऐसे कर करके एक साइकिल चलता रहता है, जिसको हम कहते हैं वायु चक्र। तो इसको हम दो चरणों में समझते हैं। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर के ऊपर उठती है। देखिए इसको, वायु चक्र। जब वायु क्या होती है, गर्म होती है, जब वायु गर्म होती है, वो गर्म कैसे होगी, सूर्य के प्रकाश से होगी, ये बात ध्यान रखना। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है, तथा हल्की होकर के ऊपर उठेगी, ऊपर उठती है। इस बात को आप ध्यान में रखना, हल्की होकर ऊपर उठती है। फिर क्या होगा, अब उसका जो स्थान खाली हो जाएगा, वो स्थान कौन लेगी, वो स्थान लेगी ठंडी हवा। ये हमेशा ध्यान रखना है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए हमेशा ये नीचे रहती है। ठंडी वायु भारी तथा सघन मतलब उसके कण पास पास होते हैं, जिसको आप डेंस बोलते हैं। भारी तथा सघन होती है, अतः यह कहां रहती है, नीचे की तरफ पृथ्वी की सतह के आसपास रहती है। गर्म हवा ऊपर जाती है और जो ठंडी है वो नीचे रहती है। तो गर्म वायु की जगह कौन लेगा, अभी ठंडी वायु स्थान घेरती है। गर्म वायु की जगह, ठंडी वायु क्या करती है, स्थान घेरती है। गर्म वायु की जगह ठंडी वायु स्थान घेरती है और यह एक चक्र चलता है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। बस इस बात को आपको समझना है। क्लियर? तो यहां पे छोटे छोटे दो टॉपिक थे। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से होता है, CO2 की वजह से। वायु चक्र क्या है कि जब गर्म वायु होती है वो ऊपर उठती है और हल्की होकर के नीचे, जो हल्की होकर के ऊपर उठती है तो उसकी जगह पे ठंडी वायु उसका स्थान लेती है, जो कि सघन होती है। और इस प्रकार से जो वायु का ऊपर नीचे चलते रहना, इस तरह से ये एक साइकिल है, जिसको हमने एयर साइकिल नाम दे सकते हैं, वायु चक्र। तो ये दो छोटे छोटे टॉपिक का लिखिए इसको। उसके बाद में हम वायुमंडल की जो संगठन के बाद में वायुमंडल की संरचना को समझते हैं। इसमें 5 परतों का जिक्र करेंगे।